हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए हैं उसको सेट नंबर 2 को करेंगे। सेट नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। भारत के पूरब की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। एक में है कि भारत पूर्वी एशिया के मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। सही है, ये बिल्कुल सही है। एक नंबर। 2 में है कि भारत शीत युद्ध की समाप्ति के बाद पर्याप्त निर्यात को भरना चाहता था। यह गलत है। 3 में है कि भारत दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशिया के अपने पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को पुनर्जीवित करना चाहता है। ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? बी, 1 और 3। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर में है कि केंद्रीय बजट, जो वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता है, तो जब लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया जाता है तो क्या होता है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र सौंपते हैं। तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र क्या कर देते हैं? सौंप देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक वृत्ति का विकास करना, ये मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी है। और संविधान को मानना तथा इसके आदर्श का सम्मान करना, ये भी है। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। आपको सही आंसर क्या होगा? ए। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर में है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग के संदर्भ में, तो वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कि यह आधारभूत संरचना के विकास के लिए विदेश पूंजी का आगमन प्रोत्साहित करता है। सही है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए वित्त का उपयुक्त वितरण सुनिश्चित करता है। ये भी सही है। यह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार करें। कौन विचार करना है? तो निम्नलिखित कथन पर विचार करना है 10 नंबर में। तो चलिए, शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं में समान पहुंच का अधिकार, खाद्य का अधिकार। उपयुक्त में कौन मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा पत्र के अंतर्गत मानव अधिकार है? तो ये तीनों में कौन मानव अधिकार है? तो 10 का सही आंसर डी हो जाएगा। तीनों है। 10 का सही आंसर क्या होगा? डी। यानी कि शिक्षा का अधिकार भी है, सार्वजनिक सेवाओं में समान पहुंच का अधिकार भी है और खाद्य नियंत्रण का भी अधिकार है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में महानगरीय आयोजना समिति का गठन भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। तो 11 का आपका सही आंसर ए हो जाएगा। 11 का सही आंसर क्या है? ए। तो निम्नलिखित में से कौन सही है? तो कह रहा है कि भारत में महानगरीय आयोजना समिति का गठन भारत के संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है। सही है। महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं का प्रारूप तैयार करती है। ये भी सही है। महानगरीय क्षेत्र में सरकार प्रायोजित योजना को लागू करने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। यही गलत है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि लेखा मत वोट ऑन अकाउंट तथा अंतरिम बजट में क्या अंतर है? ये दोनों में मुख्य अंतर क्या है? कि लेखा मत के प्रावधान का इस्तेमाल एक नियमित सरकार करती है, जबकि अंतरिम बजट के प्रावधान का उपयोग काम चलाऊ सरकार द्वारा किया जाता है। ये तो गलत है, ये अंतर नहीं है। लेखा मत सरकारी बजट को केवल खर्च से संबंधित है, जबकि अंतरिम बजट में खर्च और प्राप्तियां दोनों शामिल होते हैं। ये सही है। यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों, आराम से देखिएगा सेट को, क्योंकि ये प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी का लेवल तो थोड़ा सा टफ है, तो इसको देखिएगा। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस योजना में किया गया था? तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। दोस्तों 1935 की बात है, तो इसी में क्या किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। क्या किया गया था? केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत आवंटित क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति थी? तो क्या भूमिका और शक्ति थी? तो
1 नंबर में है कि ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि से बिलगाव रोकने की शक्ति है। भूमि से बिलगाव को रोकने की क्या है? शक्ति है, ये भी सही है। 2 में है कि ग्राम सभा का लघु या सामान्य वन उपज का स्वामित्व है, ये भी सही है। अधिसूचित क्षेत्रों में किसी खनिज के लिए लाइसेंस या खनन पट्टा प्रदान करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा जो होती है अनिवार्य होती है, तो ये भी आपका क्या है? सही है। तो चलिए तीनों ऑप्शन सही है, तो देखते हैं क्या होगा। तो तीनों ऑप्शन डी में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो डी सही है, आपका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। कार्य स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की अनुमति मांगना। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान की संगति में अधिनियमित किया गया था? तो किसमें अधिनियमित किया गया था वही पूछा जा रहा है। तो 4 का आपका सही जो आंसर होगा, 4 का सही आंसर ए हो जाएगा, केवल 1। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है। दोस्तों आर्टिकल 21 को किसको? आर्टिकल 21 को हम लोग जीवन का अधिकार कहते हैं, यानी जीवन जीने की जो स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 21 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। विचार करना है कि भारत के नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता है। तो क्या है? एक समान नागरिक संहिता, ये वो हमारा मौलिक कर्तव्य जो आ रहा है, जो नीति निर्देशक है उसमें नहीं। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, सभी श्रमिकों के लिए पर्याप्त अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर प्रदान करना। उपयुक्त में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांतों के प्रतिरूप में प्रतिबिंबित होता है? यानी गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है? तो गांधी जी क्या करते थे? ग्राम पंचायत के जो गठन का समर्थन करते थे, सही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को वो बढ़ावा देना चाहते थे, ये भी सही है। यानी 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन जो है वो आर्टिकल 40 में है, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? विचार करना है। राज्यसभा में संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। चुनावी विवादों में बाद निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद केवल लोकसभा तथा राज्यसभा को मिलाकर बनी होती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों कोई कथन सही नहीं है। देखिए हमारी संसद जो होती है उसमें राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है और राष्ट्रपति भी होते हैं, जिनको हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कानून प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता अधिकारों विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को पहचानना है। तो सही क्या है कि उपभोक्ता खाद्य परीक्षण के लिए नमूना प्राप्त करने के अधिकस्थ है, सही है। नेक्स्ट है कि यदि कोई उपभोक्ता किसी उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर करता है, इसके लिए कोई शुल्क दे नहीं है। नहीं दोस्तों, शुल्क देना पड़ता है, गलत है ये। किसी उपभोक्ता की मृत्यु की स्थिति में उसका कानूनी उत्तराधिकारी उसकी तरफ से उपभोक्ता फोरम में शिकायत दायर कर सकता है, ये भी सही है। यानी 1 और 3 सही है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। निम्नलिखित कथन पे क्या करना है? विचार करना है। चलिए 8 नंबर में है कि लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। दोस्तों तो विचार कीजिए क्या है कि वह राष्ट्रपति की इच्छा पर अपना कार्यभार संभालती है। तो जो वह राष्ट्रपति की इच्छा पर क्या करते हैं? कार्यभार को क्या करते हैं? वो संभालते हैं। दूसरा में है कि चुनाव के समय उसका मतदान का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किंतु चुनाव की तिथि से 6 महीने के अंदर उसे सदस्य का बनना पड़ता है। यानी सदन का, किसी भी सदन का उनको क्या करना पड़ता है? सदस्य बनना पड़ता है। अगर वह त्याग पत्र देना चाहती हैं तो उसका त्याग पत्र उप लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं उनको संबंधित करेगा। तो यही कथन सही है। दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ 3 सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन आता है? तो मूल क्षेत्राधिकार
कौन किसे कहते हैं? तो मूल क्षेत्राधिकार जो होता है दोस्तों, वह होता है कि अगर कोई 2 राज्यों के बीच विवाद हो रहा है, जैसे देखिए भारत सरकार तथा एक या एकाधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, ये सही हो जाएगा। मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। 2 नंबर में है कि संसद के किसी सदन अथवा राज्य की विधायिका के चुनाव से संबंधित कोई विवाद, यह नहीं आता है। 3 में है कि भारत सरकार तथा किसी संघीय क्षेत्र के बीच कोई विवाद, ये भी नहीं आता है। 4 में है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि 1 और 4। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है 1 और 4, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं? 1919 की प्रमुख विशेषताएं क्या है? कि प्रांतों की कार्यकारी सरकारों में द्वैध शासन की शुरुआत, ये सही है। 2 में है मुसलमानों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन, ये गलत है, ये 1909 में हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। 3 में है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकारों का प्रतिनिधान, ये सही है, यानी कि 1 और 3 बिल्कुल सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियां प्रदान की गई है? तो कौन सी विशेष शक्ति प्रदान की गई है? तो इस आशय का प्रस्ताव पारित करना जिसमें संसद को राज्य सूची में कानून बनाने तथा एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं सृजित करने की शक्ति प्रदान की गई हो, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वजनिक वित्त पर संसदीय नियंत्रण के निम्नलिखित में से कौन से तरीके प्रचलित हैं? तो कौन सा तरीका प्रचलित है दोस्तों? तो संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो प्रस्तुत करना, ये सही है। 2 में है विनियोग विधेयक के पारित होने के पश्चात ही कंसोलिडेटेड फंड से राशि की निकासी करना, ये भी सही है। पूरक अनुदानों तथा लेखा मत वोट ऑन अकाउंट संबंधित प्रावधान, ये भी सही है। और संसदीय बजट कार्यालय द्वारा बृहद अर्थशास्त्रीय पूर्व सूचना तथा व्यय के विरुद्ध सरकार के कार्यक्रम का सर्वाधिक अथवा कम से कम वर्ष मध्य समीक्षा, ये गलत है। 5 में है कि संसद में वित्त विधेयक की प्रस्तुति, ये सही है, यानी 1, 2, 3 और 5 ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। 13 में है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान का प्रभाव शिक्षा पर होता है? तो किसका प्रावधान हम लोग की शिक्षा पे पड़ता है? तो चलिए देखते हैं। 1 में है कि राज्य के नीति निर्देशक, तो इसका पड़ता है जी बिल्कुल। ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकाय, इसका भी पड़ता है। तो 13 का क्या होगा? 13 का आपका सही आंसर सी हो जाए, और 7वीं अनुसूची। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में यह सुनिश्चित करने के लिए कि अतिरिक्त की सार्वजनिक निधि का कुशलतापूर्वक तथा निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही उपयोग हो रहा है, भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक सीएजी के कार्यालय का महत्व है। सीएजी के कार्यालय का क्या महत्व है? तो सीएजी का जो कार्यालय होता है दोस्तों, उसका क्या महत्व है, उसी के बारे में क्या करना है, देखना है। तो चलिए देखते हैं। सीएजी के कार्यालय का महत्व है कि लोक लेखा समिति के मंत्रालयों की परियोजना एवं कार्यक्रमों के कार्यपालन पर सीएजी प्रतिवेदन पर चर्चा होती है, सही है। सीएजी प्रतिवेदन में उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग कर जांच एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध अभियोग लगा सकती है जिन्होंने सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में नियमों का अतिक्रमण किया हो, यानी कि 2 और 3 सही है। तो 2 और 3 किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी नियुक्ति के समय भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके बारे में क्या सही है? तो प्रधानमंत्री के लिए आवश्यक नहीं है कि वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, किंतु नियुक्ति की तिथि से 6 माह के अंदर किसी एक सदन का मतलब एक सदन जो होते हैं उनका सदस्यता बनना अनिवार्य होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति होती है दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो ये जरूरी नहीं है नियुक्ति के समय कि वह किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन नियुक्ति के 6 माह के अंदर, कितना माह?
6 माह के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता उनको लेना पड़ेगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है कि सीमा निर्धारण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सीमा निर्धारण आयोग के आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, बिल्कुल सही है। जब सीमा निर्धारण आयोग के आदेशों को लोकसभा अथवा राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है तब वे इन आदेशों में कोई संशोधन नहीं कर सकते, ये भी सही है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वे संसद के समक्ष निम्नलिखित में से किसे रखें, यानी संसद के समक्ष वह किसको रख सकते हैं। तो 17 किसको किसको रख सकते हैं, चलिए देखते हैं। केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं को बिल्कुल रख सकते हैं। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, इसको नहीं रख सकते हैं दोस्तों। सीएजे की प्रतिवेदन को रख सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रतिवेदन को, इसको भी रख सकते हैं, यानी 1, 3 और 4 को रख सकते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। आहूत यानी दोस्तों होता है बुलाना। आहूत यानी क्या होता है? बुलाना। तो क्यों आहूत की जाती है? संयुक्त बैठक जो होती है वो क्यों आयुक्त की जाती है? साधारण विधेयक को पारित करने के दौरान, जी साधारण विधेयक के दौरान होता है। वित्त विधेयक के पारित करने के नहीं होता है वित्त विधेयक में। संविधान संशोधन में, संविधान संशोधन या वित्त विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। साधारण विधेयक के लिए बुला सकते हैं, केवल 1 सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? मौलिक कर्तव्य कौन है नागरिकों को? वही क्या करना है? पहचानना है। तो चलिए वही पहचानते हैं क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन कौन इसमें मौलिक कर्तव्य है? अपनी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है कमजोर वर्गों का सामाजिक अन्याय को रक्षा करना, ये नहीं है। ये नहीं है। वैज्ञानिक मनोवृत्ति तथा शोध भावना का विकास करना, ये भी है। व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रयत्नशील रहना, ये भी है, यानी 1, 3 और 4 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 में है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्वायत्तता की रक्षा के लिए प्रावधान क्या है? जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसकी स्वायत्तता के लिए क्या प्रावधान है? प्रावधान क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे, बिल्कुल सही है। 2 में है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही पद से हटाए जा सकते हैं, ये गलत है। 3 नंबर में है कि न्यायाधीशों का वेतन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, जिसके लिए विधायिका को मतदान की जरूरत नहीं होती है, सही है। 4 में है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सभी नियुक्तियां सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात की जाती है, ये गलत है, यानी कि आपका सही आंसर 1 और 3 हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोगों का सेट 2012 के जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं आज हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2013 में जो क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए हैं पॉलिटी के यूपीएससी प्रीलिम्स में, उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों बता दें कि यह एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटी का बुक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे दिया हुआ है। तो अगर इसका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं तो आने वाले आगामी 17वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी हम लोगों के लिए क्या होगा, मददगार साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।